हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ चल रही है। कल हमने इसका पार्ट 1 किया था, जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी, जिसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी आज की वीडियो है। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, ये अकॉर्डिंग टू सिस्टम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। कल की वीडियो में हमने 2 टाइप अपनी कवर की थी। आज की वीडियो है, उसके अंदर हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले तो हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मल्टी यानी कि एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग, एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स बनाना, मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को सपोर्ट करता हो, उसे हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अब देखिए, एक से ज़्यादा अगर एक टाइम पे प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो प्रोसेसर तो एक ही होता है इसके अंदर, जो कि क्या करता है, बार बार स्विच करता रहता है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के पास। तो जब ये प्रोग्राम प्रोसेसर होता है, ये स्विच करता है, सीपीयू हमारा स्विच करता है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम की तरफ, तो उस कंसेप्ट को हम सीपीयू शेड्यूलिंग बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना कंसेप्ट। देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ऐसी एबिलिटी है डेट एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम यूजिंग ए सिंगल प्रोसेसर मशीन। यानी कि एक सिंगल प्रोसेसर मशीन, एक सिंगल सीपीयू वाली सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को जब आप रन करते हो, तो उसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। मोर देन वन टास्क और प्रोग्राम और जॉब्स आर प्रेजेंट इनसाइड द मेन मेमोरी। अब एक से ज़्यादा टास्क, या फिर आप प्रोग्राम भी बोल सकते हो, या आप उसे जॉब भी बोल सकते हो। तो एक से ज़्यादा प्रोग्राम हमारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, हमारी मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेस, प्रोग्राम, जॉब्स, टास्क जो है वो हमारी मेन मेमोरी में प्रेजेंट रहते हैं। The operating system could pick and start the execution of one of the jobs in the memory whenever the job does not need CPU. That means the job is working with input output. At that time the CPU is idle. At that time the operating system switches to another job in the memory and CPU execute a portion of it till the job issues a request for input output and so on. इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले क्या करता है, वो पिक करता है एक प्रोग्राम को। मतलब अगर आपके पास बहुत सारी जॉब्स हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक जॉब को उठाया, उसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करवा दिया, और ये सारा काम कहाँ होता है, मेमोरी के अंदर। ठीक है, जब भी वो जॉब जो है, जब उसको सीपीयू की नीड नहीं होती है, तो इसका मतलब उस जॉब को किसकी रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे उसको किसके साथ काम करना है, इनपुट आउटपुट के साथ काम करना है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस की जब ज़रूरत पड़ती है एक जॉब को, तो उस टाइम पे जो हमारा सीपीयू होता है वो इडल रहता है, यानी कि वो खाली बैठा होता है। तो जब एक जॉब ख़त्म हो गई सीपीयू की, तो उस टाइम पे सीपीयू जो होता है उसे स्विच करवाया जाता है किसी दूसरी जॉब के पास, और ये काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम ने एग्जीक्यूट करवाया पोर्शन ऑफ इट, मतलब दूसरे प्रोग्राम का पोर्शन उसने एग्जीक्यूट करवाया, जब तक कि वो वाला जो दूसरे प्रोग्राम पे काम हो रहा है, जब तक वो खुद से इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट ना भेज दे, एंड सो ऑन। यानी कि ये प्रोसेस लगातार ऐसे ही चलता रहता है। देखिए, प्रोग्रामिंग के हिसाब से यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने ये चीज़ पढ़ी कि इसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस अवेलेबल होते हैं मेन मेमोरी में।
ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक एक करके जॉब्स को पिक करके ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के किसको देता है, सीपीयू को देता है। अब सीपीयू ने अपना काम कर दिया। अब हर टाइम तो एक प्रोसेस को खाली सीपीयू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसे बीच बीच में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी चाहिए। तो जैसे ही हमारे प्रोसेस ने इनपुट आउटपुट डिवाइस की डिमांड करी, उसकी रिक्वेस्ट करी, तो सीपीयू खाली हो गया। अब सीपीयू जब खाली बैठा है तो इस दौरान हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने सीपीयू को एक नया प्रोग्राम उठाकर दे दिया। तो इस तरीके से हमारा जो सीपीयू था वो दूसरे प्रोग्राम पे काम करने लग गया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस लगातार ऐसे ही चलता रहता है। तो देखिए, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे ये कि डायग्राम है, इस डायग्राम में हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज पड़ी है और ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और कुछ प्रोग्राम्स भी पड़े हैं हमारे, और सीपीयू के साथ इसका मेन मेमोरी का क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। अब देखिए, सपोज़ मेरे पहले प्रोग्राम का काम ख़त्म हो गया, तो उसने अपना डाटा राइट करके किसको दे दिया, हमारे सेकेंडरी मेमोरी को दे दिया। हमारा जितना भी डाटा उसने राइट किया उसको किस पे लिख दिया, उसने सेकेंडरी स्टोरेज पे लिख दिया। प्रोग्राम बी जो है वो अभी सीपीयू के साथ काम कर रहा है, यानी कि ये एग्जीक्यूशन प्रोग्रेस में है इसकी। मतलब हमारे प्रोग्राम बी जो है वो प्रोग्रेस में है, अभी उसका काम चल रहा है, इसलिए उसको सीपीयू एलोकेट हुआ। लेकिन जो प्रोग्राम सी है वो अभी भी सीपीयू का वेट कर रहा है। कहने का मतलब कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी मेन मेमोरी होती है, उसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इस तरीके से 3 स्टेट्स में डिवाइड हो गए। पहले वाला प्रोग्राम अपना काम कर चुका है तो वो अपना काम आउटपुट दे रहा है। दूसरे वाला प्रोग्राम जो है वो सीपीयू एलोकेशन लेके बैठा है, और तीसरे वाला प्रोग्राम जो है वो सीपीयू की वेट कर रहा है। तो इस तरीके से ये मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट हमारा चलता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि मल्टी प्रोग्रामिंग में देयर कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेजेस। अभी जैसा हमने डायग्राम में पढ़ा कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि 3 स्टेजेस होती हैं प्रोग्राम की। सबसे पहली स्टेज होती है रनिंग, यानी कि सीपीयू जो है वो प्रोग्राम जो है वो सीपीयू का यूज़ कर रहा है और अपने काम को एग्जीक्यूट करवा रहा है, यानी कि वो रनिंग स्टेट में है। उसके बाद आती है रेडी स्टेट, जब हमारा प्रोग्राम जो है वो सीपीयू का वेट कर रहा होता है कि सीपीयू से असाइंड हो, उसकी वेट में होता है, तब वो रेडी स्टेट में होता है। यानी कि हमारा प्रोग्राम रेडी स्टेट में कब होता है, जब वो सीपीयू की वेट कर रहा होता है। और ब्लॉक्ड स्टेट में कब होता है, जब हमारा प्रोग्राम जो है वो इनपुट आउटपुट का कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो, जब उसे सीपीयू की रिक्वायरमेंट ना हो। रनिंग के टाइम पे सीपीयू उसके पास होता है, रेडी के टाइम पे प्रोग्राम सीपीयू का वेट कर रहा होता है, और ब्लॉक्ड में जो प्रोग्राम होता है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है। ऐसे ही कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ते हैं हम ऑपरेटिंग इसी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो देखिए, एडवांटेजेस में हम क्या पढ़ सकते हैं इसकी। तो इसकी कुछ एडवांटेजेस होती हैं हमारे पास। देखिए, सीपीयू यूटिलाइजेशन इज़ हाई। यहाँ पे सीपीयू की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सीपीयू बिल्कुल खाली नहीं बैठा है। बिकॉज सीपीयू इज़ नेवर गोज़ टू इडल स्टेट। सीपीयू कभी इडल स्टेट में जाएगा ही नहीं, वो कभी खाली बैठेगा ही नहीं। मेमोरी यूटिलाइजेशन इज़ एफिशिएंट, क्योंकि मेमोरी का लगातार काम हो रहा है। जैसे ही उसने मेमोरी में एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हुआ तो दूसरे प्रोग्राम के पास चला गया, वो सारा प्रोसेस दूसरे प्रोग्राम के पास चला गया। तो इस तरीके से मेमोरी भी पूरी तरीके से यूटिलाइज होती है। सीपीयू थ्रूपुट इज़ हाई। थ्रूपुट मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि थ्रूपुट क्या होता है कि पर यूनिट ऑफ टाइम में जब आप जितना आपका काम हो जाता है कंप्लीट, उस चीज़ को हम थ्रूपुट कहते हैं। अब देखिए, सीपीयू हर प्रोग्राम को अवेलेबल होगा तो सीपीयू का थ्रूपुट टाइम भी हाई होगा। कोई प्रोग्राम जो है वो सीपीयू के लिए ज़्यादा देर वेट नहीं करता है। एंड ऑल्सो सपोर्ट मल्टीपल इंटरेक्टिव यूज़र टर्मिनल्स, और इसके अंदर बहुत सारे काम भी हो रहे होते हैं एक साथ बहुत सारे यूज़र कनेक्टेड होते हैं। तो इसलिए सीपीयू का थ्रूपुट भी इसमें हाई होता है, क्योंकि सीपीयू इडल नहीं बैठता है। डिसएडवांटेज इसकी ये होती है कि सीपीयू शेड्यूलिंग इज़ कंपल्सरी। देखिए, अब इसमें सीपीयू शेड्यूलिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सीपीयू शेड्यूलिंग का कंसेप्ट ही नहीं होगा तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अब हमें नहीं पता चलेगा ना, अगर सीपीयू शेड्यूलिंग नहीं होगी तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी जॉब को हमें सीपीयू प्रोवाइड करना है, कौन सी जॉब से डी एलोकेट करवाना है प्रोसेसर को। तो इसलिए इस कंसेप्ट में सीपीयू शेड्यूलिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है।
देखिए, जो अगला हमारा कंसेप्ट है वो है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर से हमारा क्या मतलब है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस अगर हमारे पास हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसर मीन्स देयर आर मोर देन वन प्रोसेसर, यानी कि एक से ज़्यादा सीपीयू होते हैं विच वर्क पैरेलल, जो एक साथ काम करते हैं टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन, ताकि हम अपने ऑपरेशन को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। एक टाइम पे एक से ज़्यादा सीपीयू अवेलेबल होते हैं हमारे काम को करवाने के लिए। इट अलाउज द मल्टीपल प्रोसेसर टू कनेक्ट विद फिजिकल मेमोरी। अब बहुत सारे सीपीयू जो हैं वो आपस में एक दूसरे से किसकी हेल्प से कनेक्टेड होते हैं, या तो उन मेमोरी की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं, या कंप्यूटर बसेस होती हैं उनकी हेल्प से कनेक्टेड होते हैं, या क्लॉक्स की हेल्प से होते हैं, या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसा कि हमें इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये देखिए, इस डायग्राम में हमें साफ दिखाया गया है कि जैसे मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी जो है उसके अंदर दो सीपीयू आपस में किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर ये सीपीयू 1 जो है वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर से कनेक्टेड है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर जो है वो अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्टेड है, ऐसे ही दूसरे वाला सीपीयू इनपुट आउटपुट प्रोसेसर से कनेक्टेड है और वो अपने इनपुट आउटपुट यूनिट से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हमारा ये मल्टी प्रोसेसर का कंसेप्ट चलता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा सीपीयू होते हैं, लेकिन ये एक से ज़्यादा सीपीयू एक दूसरे से किसकी हेल्प से कनेक्ट होते हैं, या तो ये मेमोरी की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं, या कंप्यूटर बसेस की हेल्प से, या फिर क्लॉक्स या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस की हेल्प से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब ऐसे ही ये जो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा, तो ये फर्दर 2 टाइप का होता है हमारा मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर्स भी हो सकते हैं और असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर भी होते हैं। तो देखते हैं कि ये सिमेट्रिक और असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर क्या होते हैं। तो देखिए, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर क्या होता है, इस टाइम पे सिमेट्रिक है मतलब कि हर प्रोसेसर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एक आइडेंटिकल कॉपी रहती ही है। इन दिस सिस्टम ईच प्रोसेसर रन एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हर प्रोसेसर को लगता है कि सिर्फ उसके पास ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी प्रोसेसर के पास नहीं है, यानी कि वो अकेला ही है। ऐसा दिखाया जाता है हर प्रोसेसर को कि वो अकेला है जिसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की आइडेंटिकल कॉपी सभी प्रोसेसर्स के पास होती है। एंड दीज कॉपीज कम्युनिकेट विद वन अनदर, और यही कॉपीज एक दूसरे से आपस में भी कनेक्टेड रहती हैं जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमें एक फिगर में दिखाया गया है, देखिए, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर में सारे सीपीयूज जो होते हैं, यानी कि सारे प्रोसेसर जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और वो कनेक्टेड जो रहते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। उन सबके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी अपनी आइडेंटिकल कॉपी रहती ही है। देखिए, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि CPU 1, CPU 2 और CPU 3 आपस में किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसे ही हम सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारा असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर का कंसेप्ट आता है। तो देखिए, असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, इन दिस सिस्टम ईच प्रोसेसर इज़ असाइंड ए स्पेशल टास्क, हर प्रोसेसर को अलग अलग टास्क दिया जाता है। इन दिस स्कीम देयर इज़ ए मास्टर प्रोसेसर, एक मास्टर प्रोसेसर होता है और बाकी सारे जो होते हैं वो स्लेव प्रोसेसर्स होते हैं। स्लेव मतलब उसी की कमांड को आगे लेके काम करते हैं। जैसे वो जो सिमेट्रिक था उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की आइडेंटिकल कॉपीज थी, हर कोई अपना अपना काम करता था, लेकिन असिमेट्रिक में ऐसा नहीं होता है। असिमेट्रिक में एक ही प्रोसेसर होता है जो मेन प्रोसेसर होता है और बाकी सारे उसके अंडर काम करते हैं। तो इस स्कीम को मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, इसके डायग्राम में कुछ इस तरीके से होगा कि एक मास्टर कंप्यूटर होगा, एक मास्टर सीपीयू होगा और बाकी के स्लेव सीपीयूज उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। मास्टर सीपीयू जो है स्लेव सीपीयू को रिक्वेस्ट करता है कि वो ये काम करे और फिर वो अपना काम कंप्लीट करके, जॉब को कंप्लीट करके जो आउटपुट होता है वो मास्टर सीपीयू को रिटर्न कर देता है। देखिए, इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होते हैं, यानी कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, तो जो एडवांटेजेस
होते हैं, पहले उनके बारे में पढ़ते हैं। बेटर थ्रूपुट जैसे मैंने पहले वाली वीडियोस में भी आपको बताया है और अभी भी बता रही हूँ कि थ्रूपुट का मतलब होता है कि एक अमाउंट ऑफ टाइम में, पर यूनिट टाइम में आपने कितना वर्क कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर होंगे तो आप एक साथ बहुत सारे कामों को कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपका थ्रूपुट बहुत अच्छा हो जाएगा। बेटर रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि बाय चांस अगर एक प्रोसेसर ख़राब हो जाए तो बाकी के प्रोसेसर उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, वर्कलोड अपने ऊपर शेयर कर लेते हैं, तो सिस्टम हैंग नहीं होता है, यानी कि इसमें रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है। और सेविंग कॉस्ट, यानी कि ये हमारा सीपीयू जो है वो इडल नहीं रहता है, तो हमारी कॉस्ट भी कहीं ना कहीं सेव रहती है। तो देखिए डिफरेंस क्या होता है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में। मल्टी प्रोसेसिंग जैसे आपको पता है कि इसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, और मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि इसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स रन होते हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन प्रोसेसर। इसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं पर सिस्टम डैट में एग्जीक्यूट मल्टीपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सिमिल्टेनियसली। अब देखिए, बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं एक सिस्टम में, बहुत सारे प्रोसेसर हैं, तो ये एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को सिमिल्टेनियसली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सेम एज इट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स। इसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स रन होते हैं। किसके अंदर रन होते हैं? मेन मेमोरी में, वो भी सेम टाइम पे, जैसे हमने डायग्राम में पढ़ा था। ठीक है। इसका सेकंड डिफरेंस ये है कि द प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स टेक्स लेस टाइम। इसमें आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर है तो आपकी जो टाइम, जो प्रोसेसिंग की टाइम है वो कम लगेगा। ऐसे ही द प्रोसेसिंग ऑफ द जॉब्स टेक्स लॉन्गर। ऐसा क्यों हुआ कि देखो, एक से ज़्यादा मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में क्या होता है कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स तो हैं लेकिन प्रोसेसर तो एक ही है आपके पास। अब सपोज़ करो कि पहले वाला प्रोग्राम जो है वो बहुत लंबा है और दूसरे वाला प्रोग्राम जो है वो उससे छोटा है, तो जो छोटा प्रोग्राम है उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, क्योंकि प्रोसेसर एक होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में। तो इसीलिए इसमें जो प्रोसेसिंग होती है जॉब्स की वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं, और जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, हर प्रोसेस के लिए प्रोसेसर्स अवेलेबल होते हैं तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। दिस अलाउज फॉर सिमिल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मैनी प्रोसेसेस। एक साथ बहुत सारे प्रोसेसेस को आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो, और जबकि इसके अंदर वन प्रोसेस कैन बी रन एट टाइम इन दिस मेथड। इसमें एक प्रोसेस एक टाइम पे होगा। यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस रन हो सकते हैं क्योंकि प्रोसेसर ज़्यादा है। यहाँ पे प्रोसेसर एक है, काम तो आप एक से ज़्यादा कर सकते हो लेकिन एक टाइम पे आप एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर जो एफिशिएंसी होती है, द एफिशिएंसी ऑफ द मल्टी प्रोसेसिंग इज़ मैक्सिमम, क्योंकि ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि आपका जो थ्रूपुट टाइम है, जो टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत कम लगेगा। तो नेचुरल सी बात है कि ये मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, और जो मल्टी प्रोग्रामिंग होता है वो थोड़ा सा लेस एफिशिएंट होता है रादर देन द मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग लेस एफिशिएंट देन द मल्टी प्रोसेसिंग। ओके, तो इस तरीके से हमारे ये दो कंसेप्ट आज क्लियर किए हमने, इसके बीच का एक डिफरेंस भी पड़ा। आगे आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। जो दो और क्लासिफिकेशंस हमारी रह गई हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।